1 फरवरी को केंद्र सरकार पूरे साल का लेखा जोखा यानी बजट 2025 पेश करने जा रही है। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट होगा। सभी की निगाहें इस बजट पर हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बजट में कई ऐसे शब्दों या टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आसानी से समझ ही नहीं आते। उन्हें समझने के लिए गूगल पर सर्च करना पड़ता है। अगर बजट में यूज किए जाने वाले भारी भरकम शब्द आपके भी सिर के ऊपर से निकल जाते हैं तो फिक्र मत कीजिए। हम आपको 10 ऐसे शब्दों के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका बजट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला शब्द या टर्म जिसका बजट स्पीच में कई दफा जिक्र किया जाता है वो है फिस्कल डेफिसिट। अब इसे आसान भाषा में राजकोषीय घाटा या फिर वित्तीय घाटा भी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार की आय से ज्यादा उसके खर्च का होना। इसमें उधार ली गई आय को नहीं जोड़ा जाता। यानी कि मान लीजिए कि सरकार ने टैक्स और अन्य माध्यमों से 100 रुपए की कमाई की है, लेकिन उसका खर्च 150 रुपए है, तो इस स्थिति को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इस कंडीशन में सरकार को खर्च पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अब बजट की बात हो और जीडीपी का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की इकोनॉमी को मापने का ये एक पैमाना होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब देश की इकोनॉमी सही है, लेकिन अगर जीडीपी घट रही है तो इकोनॉमी को कमजोर होता हुआ माना जाता है। डायरेक्ट टैक्स, ये टर्म भी आपने कई बार सुनी होगी। इस टर्म का मतलब ऐसे टैक्स से है जो सीधे किसी व्यक्ति या कंपनियों से वसूले जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो किसी चीज या सामान पर लगाया जाता है। इसमें कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड भी आपने कई बार सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो इस फंड में सरकार की कुल आय, सरकार की उधारी और लोन को रखा जाता है। इसी में से सरकारी खर्च भी किया जाता है। एक और टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका जिक्र बजट में कई बार होता है। रेवेन्यू डेफिसिट एक तरह का घाटा है जो सरकारी आय पर होता है। इसका मतलब है कि सरकार का एक दिन का खर्च उसकी एक दिन की आय के मुकाबले ज्यादा रहा। टैक्स रेवेन्यू भी कई बार सुनने में आया होगा। इससे ये पता चलता है कि सरकार ने टैक्स के रूप में कितनी कमाई की है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं। ये ना सिर्फ पर्सनल टैक्स को कैलकुलेट करता है, बल्कि इसमें गुड्स और सर्विसेज को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी जान लेते हैं। इस खर्च में सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मशीनरी खरीदने या प्रॉपर्टी में निवेश करने या फिर देश के विकास में किए जाने वाले खर्च शामिल किए जाते हैं। अब आते हैं रेवेन्यू सरप्लस पर। इस टर्म का इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। अगर सरकार की रेवेन्यू इनकम उसके राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है तो इसे रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास नियमित खर्चों के बाद भी अतिरिक्त पैसा बच रहा है। अब आखिरी में बात करते हैं कंटीजेंसी फंड की। ये फंड भारत के राष्ट्रपति के पास मौजूद एक तरह का फंड होता है जो अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। पहले इसे संसद की तरफ से अप्रूव किया जाता है। ये आमतौर पर 500 करोड़ रुपए का फंड होता है। तो ये थे 10 ऐसे शब्द या टर्म जिसका बजट स्पीच में कई बार इस्तेमाल किया जाता है। आप भी इन शब्दों को ध्यान से पढ़ और समझ लें ताकि जब इस बार का बजट देखें तो आपको उसे समझने में आसानी हो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बजट को समझने में आपके काम आएगी। तो फिलहाल मुझे दें इजाज़त और इसी तरह की और भी दिलचस्प वीडियो के लिए देखते रहें मनी 9। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर। वो प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन, को-पावर्ड बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एसोसिएट स्पॉन्सर ACC एंड अंबुजा सीमेंट।